नमस्कार, स्वागत है आप सभी का G24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बिहार में आखिर कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और इस बिहार के अंदर किस पर करेगी बिहार की जनता भरोसा? सब कुछ ईवीएम के अंदर कैद, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पत्ते खुल रहे हैं, जैसे जैसे नतीजे आगे बढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार के अंदर एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक ऐसी तस्वीर जो नेताओं को चौंका रही है और बिहार की जनता के मन में क्या था वो भी बता रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब बिहार के अंदर जो तस्वीर आई है उसको जरा गौर से देखिए। अभी तक स्थिति क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार चुनाव के रुझान ये कह रहे हैं कि एनडीए अभी तक 133 सीटों पर आगे चल रही है। इसका मतलब साफ है कि एनडीए की सरकार बनने के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन इस समय अगर महागठबंधन की बात करें तो कुछ मुकाबले में पीछे और 96 सीटों पर दिख रही है। इन दोनों ही तस्वीरों को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये टक्कर जो सुबह तक इसके ठीक उलट थी, अब कैसे बदलती हुई तस्वीर दिखा रही है। एलजेपी 5 सीटों पर आगे दिख रही है और अन्य के खातों में भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर रुझान अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिहार का ये चुनाव 2020 का कई मायनों में खास है और उससे भी बड़ी बात यह कि जिस नीतीश कुमार के नाम पर सरकार बनाने की जद्दोजहद एनडीए कर रहा था, इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। यहां तक कि 2 से 3 दिन पहले आए हुए एग्जिट पोल में भी एनडीए को किसी तरह की ना बढ़त दिख रही थी और किसी तरह का झटका महागठबंधन को नहीं दिखाया गया था। लेकिन इसी से जुड़ी एक ऐसी जानकारी है जो आपको थोड़ा हैरान करेगी, लेकिन सच है। एनडीए सत्ता में अगर वापसी करती है, एनडीए अगर वाकई में ये नंबर लेकर आती है, तो हमने आपको 2 दिन पहले ये बता दिया था एग्जिट पोल के जरिए कि इस बार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। और वो नंबर जो हमने दिखाया था उस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल एक अपडेट ये है, राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा पटना साहिब से फिलहाल नंद किशोर बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कई सीटों पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी के मुकाबले में आरजेडी को फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा फायदा मिल सकता है। हसनपुर से तेज प्रताप यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। आगे पीछे की दौड़ में कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। बांकीपुर से नितिन नवीन फिलहाल बीजेपी के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर हाई प्रोफाइल चेहरे थे, लेकिन वहां बाजी कौन मारेगा, इस पर भी हर किसी को इंतजार है जानने का कि बिहार की जनता के मन में कौन बसा है। वो नेताजी जो 15 साल से कुर्सी पर विराजमान थे, या उन नेताओं की बारी है जिन्होंने युवा बिहारियों को आगे रखा है। जमुई से विजय प्रकाश आरजेडी के फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अपडेट ये भी है कि फिलहाल परसा से चंद्रिका राय भी पीछे चल रहे हैं जेडीयू से। इसके अलावा इमामगंज से दरअसल जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। हम पार्टी के चीफ भी हैं और एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ, जो रिपोर्ट मिल रही है इस समय, इस सीट पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। इसी मुकाबले से जुड़ी एक और जानकारी आपको दें, लेकिन लगातार नतीजों से जुड़ी सटीक जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। और इसी बीच लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी जानकारी जो हम आपको पहुंचा रहे हैं, उसमें कई बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे अलग अलग सीटों पर बड़े बड़े शहरों के बीच की टक्कर में आखिर किसके खाते में फायदे का सौदा यानी कुर्सी जाने वाली है, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार की ही वापसी होगी। आपसे जुड़ी गई पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन इसी बीच में हम आपको यह भी याद दिला दें कि 2 दिन पहले एग्जिट पोल में सबसे अलग और एक ऐसी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिस पर पूरा देश एक तरफ था और G24/7 न्यूज एक तरफ। और जेके न्यूज ने तब ये कहा था कि एनडीए की वापसी हो रही है सत्ता में, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके के आसार महागठबंधन के कम दिख रहे हैं और एनडीए के पक्ष में तस्वीर जाती हुई। लेकिन अलग अलग
पार्टियों को क्या हमने उस समय सीटें दिखाई थी, उस पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि अब दरअसल उसी तरफ चुनाव बढ़ने लगा है। एनडीए को अच्छा खासा नंबर इस समय सीटों का रुझान में दिख रहा है। महागठबंधन 84 से 95 सीटें जगह 24/7 न्यूज ने दिखाया था एग्जिट पोल के जरिए। महागठबंधन और एनडीए की इस लड़ाई में अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, कुछ ही देर में ये भी तय हो जाएगा। लेकिन इस समय ये नतीजे बता रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरीके से महागठबंधन या एनडीए की इस टक्कर में अगर कुछ बदलाव होता है तो ये बिहार की जनता का वो मन होगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 15 साल में जो विकास की बयार का दावा किया गया, क्या उस पर मोहर लगी या उसे नकार दिया गया। कौन सी वो कमियां और खामियां रही जिसकी वजह से एनडीए सत्ता से दूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक बड़े उलटफेर की जरूरत पड़ेगी। अभी तक एनडीए के खाते में 130 सीटों के रुझान जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 99, जबकि एलजेपी भी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में भी 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो ये बता रहा है कि फिलहाल एक ऐसी जगह पर महागठबंधन और एनडीए के बीच का मुकाबला पहुंच गया है जहां से आगे कोई भी उलटफेर बड़ा होगा तभी जाकर कुछ मुमकिन होगा, अन्यथा लगभग मोहर उस बात पर है कि एनडीए की वापसी हो सकती है। खास मेहमान इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करवाते हैं खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी से हमारे साथ आ गए। खेमचंद जी, अभी जो तस्वीर साफ हो रही है उसमें सुबह आप लोग पीछे थे, लेकिन अभी आरजेडी महागठबंधन काफी पीछे है और एनडीए को अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। एग्जिट पोल तक ऐसी तस्वीर थी नहीं और कोई मानने को तैयार नहीं था। हमने 120 से 130 सीटों का दावा किया था, जिसमें आज ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं वहीं पर जाकर अटके हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? फीडबैक दिया उसके मुताबिक एनडीए पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंस था और हमें विश्वास है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार के चेहरे पर विकास हमने किया है। विकास डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार ने भी लगातार विकास किया है और नीतीश सरकार ने भी विकास किया है और केंद्र सरकार की जो अच्छी योजना है उनको तेजी से जमीन पे लागू किया, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसके तहत गरीबों को अच्छा इलाज, सस्ता इलाज या फ्री इलाज मिल रहा है, वो पूरी तरीके से जो हमारी राज्य सरकार है उसने टाइम पे और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। पीएम किसानों को गांव-गांव में फायदा पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचाए गए, हर एक गांव में बिहार के बिजली पहुंचाई गई, अच्छी इंटरनेट की व्यवस्था बिहार में है, गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम बिहार में किया गया। लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करने की कोशिश जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ठीक है, आपके पास आएंगे और भी मेहमान हमारे साथ हैं। अब्दुल बासित जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल बासित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत कांग्रेस से जुड़ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका भी। शौकत अली जो कि इस समय लखनऊ से जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है शौकत अली जी आपका भी। मेरा अगला सवाल आपसे है इस समय अब्दुल बासित जी कि अगर ये कांटे के टक्कर है तो ये विकास और कुछ चीजें जो छूट गई हैं, विकास के मुद्दे पर आपने अच्छा खासा चैलेंज किया इस बार एनडीए को, नीतीश कुमार को, उसकी वजह से आप मुकाबले में दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि 15 साल में बहुत कुछ था जो नीतीश कुमार ने पीछे छोड़ दिया था लेकिन अब बिहार के लोगों को याद आ गया है? देखिए, जनता ने तो निर्णय कोई भ्रामक स्थिति में नहीं किया, स्पष्ट बहुमत आरजेडी गठबंधन को देने की कोशिश की है। अब हम आपके मीडिया के माध्यम से अभी हम किसी प्रकार का कोई आंकड़ा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा रुझान ये है कि और 2 घंटे के बाद जब पहली सीट जीतने की स्थिति में जब कोई नेता आएगा तब उसके बाद जीत का फैसला होगा। हम 1:45 और 2 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं और 100% हमारा जो हम ग्राउंड रियलिटी वाले लोग हैं, हम कोई मीडिया और उस पर सर्वे वाले लोग नहीं है। हमें ग्राउंड रियलिटी में 3 महीने बिहार लगा के आया हूँ। लालू जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी के साथ मैंने वहाँ काम किया है और हमने वहाँ भीड़ और जो प्रताड़ित लोगों को जो एंटी कंसेंट वोट दिया है हमें, वो सीधा सीधा बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ आरजेडी 169 से 70 सीटों पर वॉन करेगी। अभी हम ये सिर्फ एक स्थिति के ऊपर आए हैं। मैं आपकी बात, हमेशा आपका सर्वे सटीक रहा है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, मगर मैं आज पूरी तरह से इसको खंडित करता हूं। मैं इस सर्वे का अभी आपके साथ कोई मान्यता नहीं रखता। तो आप 1:45 बजे तक नहीं बोलेंगे कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चुनौतियां गिना दीजिए जिसकी वजह से आप मुकाबले में आए हैं, वो क्या क्या वजह आपको लगता है कि बिहार के लोगों को आपने उनकी नब्ज को आपने मैं केंद्र सरकार की विफलताओं को गिना सकता हूं। यहाँ पर बिहार से जो इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, इन्होंने बिहार में सिर्फ राज्यसभा के चुनाव के लिए थोड़ा बहुत वहां पर 3-4 महीने जाके काम किया,
जमीनी स्तर पे। राज्यसभा इन्हें मिले ठीक, ना मिले, और इनका और बिहार से की जनता से या किसी मजदूर से या किसी गरीब से, किसी बाढ़ प्रभावित एरिया से या भौगोलिक स्थिति सुधार से, या आप अगर आप नदियों नालों के काम को देखें, पानी के पीने के पानी, किसी प्रकार की कोई सी, सिर्फ इन्हें आरजेडी के टक्कर में केवल और केवल राज्यसभा सीटों की आवश्यकता थी, जो इनका पूरा का पूरा सपना चकनाचूर हो गया है। आप इन्हें यहां से राज्यसभा के छोड़ो, बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। 170 सीटों पर आरजेडी पूरी मजबूती के साथ। आपसे और भी सवाल लेंगे। सचिन रावत जी इस समय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन रावत जी, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक दोनों को लेकर सवाल है। उत्तर प्रदेश में आप कहां हैं उपचुनाव को लेकर, और बिहार में स्थिति आपकी कैसी है? जमीन कांग्रेस की कितनी मजबूत होगी इस चुनाव में? देखिए प्रियंका जी, मैं उत्तर प्रदेश के प्रारूप में आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, जहां तक कि 6 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो जनता का जनादेश है उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है, और लगातार जो हम लोगों ने शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा और महिला अपराध की जो श्रेणी में उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया। हम लोगों ने बांगरमऊ सीट थी, घाटमपुर सीट थी, बुलंदशहर सीट थी, इन सीटों पे हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो आज की डेट में 4 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो जंगल राज, जो कुदरत कई कार्य रहे हैं, तो उसको जनता अभी भी एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन है, और जनादेश जैसे भी आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में 2022 का चुनाव है, और हम लोग मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। जो भी अभी कमियां रही हैं उनको दूर करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष की पार्टी हैं, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक जनहित के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक बिहार की मैं बात बता रहा हूं कि 2015 का जब इलेक्शन का परिणाम आ रहा था, तब भी 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, जब ग्रामीण तबका और ग्रामीण के क्षेत्रों की जब मतपेटियां खुलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे ही कि 1 से 2 बजे के बीच में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटों की वोटिंग आपके पास में आऊंगी। इसके बाद सचिन जी सवाल लेंगे आपसे एक बड़े अपडेट है रुझानों को लेकर। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया, एक बड़ी जानकारी है, ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती हैं। चुनावों के समय तीसरे फेज में मुद्दा उठा था, मध्य प्रदेश से उठाया गया था, और अब दरअसल उसके बाद से मुद्दा बिहार के चुनावों के बीच में ऐसे समय पर आया है जब काउंटिंग चल रही है कि ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती। कांग्रेस का ईवीएम से भरोसा कभी कायम हो जाता है, कभी उठ भी जाता है। इस पर ठीक है, अब्दुल बासित जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस चुनाव में जो आपने कहा कि ये तस्वीर अभी बदलेगी, ये सुबह भी बदली है। सुबह सुबह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आप पीछे हुए, अब एनडीए आगे है। कितने समय के लिए आप कह रहे हैं कि अभी हमें और इंतजार कर? लगभग 12:30 बजे आप कह रहे हैं और आधे पौने घंटे में तस्वीर आधे पौने घंटे, जी हाँ, 1 से 2 के बीच के जो रुझान होंगे वो निश्चित ही आरजेडी के फेवर में होंगे। 170 सीट ये हम ये नहीं बता रहे, हमारे देश का पूरा जो आंदोलनकारी जितने भी हमारे लोग चुनाव में लगे हुए थे, एक एक व्यक्ति का ये कहना है कि हम 170 पार करेंगे। यहां से बीजेपी को हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी को बिहार से हटाना है। इन 170 सीटों में कांग्रेस और आरजेडी का कितना बड़ा पलड़ा और अंतर रहेगा, उस पर मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार के अंदर जो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की है, क्या इस चुनाव में मिली? ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। वक्त स्वागत है, हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे नतीजों की तस्वीरें, लेकिन बिहार के अंदर बड़ा जबरदस्त मुकाबला, और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार के अंदर हो रही मतगणना में थोड़ा समय लग सकता है नतीजे आने में, क्योंकि पिछले कई घंटों से जो सिलसिला चल रहा है, अभी तक एक भी सीट के कंफर्म होने की खबर नहीं है। रुझानों के बीच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से भी कम वोटों के अंतर की खबर मिल रही है। इसी बीच में अंतिम नतीजों में देरी हो सकती है, ये दरअसल खबर सामने आ रही है कि देर शाम हो सकता है नतीजे सामने आए। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इंतजार करना होगा, अभी तक केवल 20% वोटों की गिनती हुई है।
80% वोटों की काउंटिंग बाकी है। रुझानों के बीच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर बेहद कम वोटों का अंतर है। इस समय अंतिम नतीजों में काफी देरी हो सकती है। देर शाम जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर बिहार के अंदर किसकी सरकार बन रही है। यानी जो रुझान आप देख रहे हैं, सुबह जिस रफ्तार से आपने महागठबंधन को आगे बढ़ते हुए देखा था, अब दरअसल उसके ठीक उलट एनडीए ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन ये रफ्तार दोनों के पास कब तक रहेगी, उसमें भी सस्पेंस है। देर शाम नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस ऑफिस से। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से लाइव है केशव। इस समय कांग्रेस दफ्तर में कैसी हलचल है, क्योंकि बिहार के अंदर पहले महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी बहुत अच्छी भूमिका में दिख रही थी, रुझान अच्छा था, लेकिन फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए आगे नजर आ रही है। से जब रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी लगातार, हम जब सुबह कार्यालय पे मौजूद थे तब यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब 10 बजे के ऊपर का समय हुआ, तब कहीं ना कहीं जो एनडीए पार्टी है उसका जो गठबंधन है वो आगे दिखाई देता हुआ सामने आया। इस समय हम कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, लेकिन उनका थोड़ा सा जो मनोबल है वो यहाँ पर कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो 127 जो है एनडीए की सीटें वहां पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फैसला शाम तक होगा, बहुत लेट समय लगेगा इसको, इन सारे फैसलों को आने में। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश है वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा थमता दिखाई दे रहा है। केशव, आपके पास लौटेंगे, प्रतिक्रियाएं तब तक लीजिएगा कि कांग्रेस क्या उम्मीद लगाकर बैठी है, वापसी होती है तो क्या, और अगर नहीं होती है तो फिर क्या तैयारी कांग्रेस ने की है। बाकी मेहमानों का रुख तब तक करते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, अब्दुल बासित जी हैं, सचिन रावत हैं, माफ कीजिएगा शौकत अली जी हैं, और अमिताभ भूषण भी किसी भी समय हमारे साथ जुड़ेंगे। अब्दुल बासित जी, अपनी बात पूरी करिए और साथ ही बताइए कि थोड़ी सी राहत लग रहा है आपको मिली है, देर शाम तक नतीजे आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि आपने 5 बड़ी चीजें जो हमने चुनाव के दौरान देखी, आपने कहा कि विकास जो गिनाया जा रहा है उससे दिखता बहुत कम है। जिस स्तर पर बताया जा रहा है कि एम्स दिए गए हैं, कुछ तो 2024 में चलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हमने तो बना दिया है। विकास के अलावा आपने कहा कि रोजगार, जिस पर ध्यान ही नहीं चाहती नीतीश की सरकार की वहां पर ध्यान जाए। आपने कहा कि पुराना जो 15 साल गिना रहे हैं वो सिर्फ एक वोट लेने के लिए है कि किसी तरह हम उसके पीछे छिप जाएं। बात भ्रष्टाचार की भी आप लोगों ने की और यह भी मुद्दा उठा कि आप सरकार में आएंगे तो आप जांच बैठा देंगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से आप टक्कर दे पा रहे हैं या कोई और वजह है बिहार के अंदर? क्योंकि विकल्प क्या है लोगों के पास, अगर एनडीए नहीं तो फिर किस तरफ? देखिए, मुख्य तौर पर क्या हुआ है, बिहार की राजनीति को हम गहराई से समझें। बिहार की राजनीति एक उच्च स्तरीय राजनीति रही, यहाँ से देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना हुंकार भरा है। आज की बात अगर करें तो हम देश हित के लिए आरजेडी ने पूरा एक आंदोलन के तहत बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, एक सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ, और उस बात पे हम आश्वस्त हैं कि हम पूरी तरह से जीत हासिल कर चुके हैं। बाकी अभी 20% वोटों का, जैसे आपने कहा कि अभी 20%, केवल 20% वोटों की काउंटिंग हुई है। हाँ, दिन का आज 55% टाइम गुजर चुका है, उसके बावजूद भी एक भी कहीं पे विनिंग सीट की अभी तक हमने औपचारिकता नहीं दी, जबकि हम 12 बजे, पिछली बार हम 12 बजे में 15 सीटें 20 सीटें हम लोग जीत के आगे बढ़ चुके थे। मैं इसी चैनल पे आपके पास बैठा था। अब जो रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल तय सीमा के साथ हैं, 20%। अब ग्रामीण क्षेत्रों का पिटारा खुलने जा रहा है, बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग 170 से 180 सीट के बीच में अपना टारगेट रखे हुए हैं, हम बिल्कुल जीतेंगे। हाँ, रही मुद्दों की बात, किसी प्रकार का हमारी सरकार आने के बाद हमने किसी प्रकार का कोई बदलाव की राजनीति हमने नहीं करनी। बिहार का जो बाशिंदा है वो चाहे बीजेपी का है चाहे जेडीयू का है, हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई नहीं। सरकार केंद्रीय एजेंसी के पास अगर कोई शिकायत जाती है और वो कुछ भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है तो हमें वो स्वाभाविक तौर से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से बदलाव की कोई राजनीति नहीं, क्योंकि जेडीयू के जो कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 15 साल इस सेवा की है बिहार की, हमारा उनसे किसी तरह का हमारे साथ कोई उनका वो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के 53 जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। उनके ऊपर जांच देखिए केंद्र सरकार बिठाती है नहीं बिठाती, इसमें राज्य स्तर के मामले तो बनेंगे नहीं। केंद्र सरकार को स्पष्टता करनी पड़ेगी कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, खेमचंद जी से जवाब लेते हैं इस बात का। एक तो कुछ आरोप आप पर लगा रहे हैं अब्दुल बासित जी, उसका जवाब दीजिए, और दूसरा ये
कि क्या आप लोगों का जो आपने 2015 में अलग अलग नीतीश जी से नाता तोड़कर जो चुनाव लड़ा था और बाद में आपने फिर से नाता जोड़ लिया और अब लोगों के सामने आईना है एक कि 2015 में आप किस पाले में थे, 17 में किस पाले में थे, 2020 में कहीं उसका जवाब तो नहीं आप लोगों को मिल रहा है सीधे सीधे? ये उसका एक ही वाक्य बोलूंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सभी जानते हैं भ्रष्टाचार कौन करते हैं, सभी जानते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में किनके नेता जेल में हैं। भ्रष्टाचार के सबसे मुख्य आरोपी सुशील मोदी हैं, वो लिप्त है। सुशील मोदी हैं, वो लिप्त है, आपको सब स्पष्ट हो जाएगी। केवल सुशील मोदी, मैं और किसी का नाम नहीं ले रहा, सुशील मोदी को। जी आप बोले हो, मैं चुपचाप से सुन रहा जी। कौन जेल में है हमें ये भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के फोटो इंटेंशनली चुनाव प्रचार से बाहर करने पड़े, दो मुख्यमंत्रियों के, ये सभी जानते हैं। आरजेडी के मुख्यमंत्री हैं जिनके फोटो चुनाव प्रचार से बाहर करने पड़े, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की आप कह सकते हैं जहां पूरी तरीके से मूर्ति है। अब रही बात, सब लोग जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार के बाहर कुछ नहीं देखते। इनको ना कोई गरीब दिखता, गांव का दिखता, एससी दिखता, एसटी दिखता, इनको कोई नहीं दिखता, कोई युवा भी नहीं दिखता। युवा दिखता है तो सिर्फ अपने परिवार में दिखता है, परिवार के बाहर कोई युवा नहीं दिखता। परिवार के बाहर के युवा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे? आप अपनी उपलब्धि गिनाइए, अपनी कोई एक उपलब्धि, आप उपलब्धि गिनाइए कि आपने बिहार के लिए क्या किया। आप उपलब्धि गिनाइए, ये पारिवारिक बातें, ये सब पुरानी बातें हो गई। आप एक उपलब्धि गिनाइए कि आपने बिहार के लिए क्या किया। केवल राज्यसभा के लिए, केवल राज्यसभा के लिए आप चुनाव लड़ते हैं प्रदेश में। अब्दुल बासित जी, खेमचंद जी छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा, एक सेकंड। खेमचंद जी, अगर वहां परिवारवाद है, खेमचंद जी अगर उस पार्टी में परिवारवाद है, सुन लीजिए खेमचंद जी, अगर परिवारवाद है तो लोग जवाब देंगे, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नकार रहे होंगे तो आपको भी नतीजों में दिख जाएगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों ने देखकर भी अनदेखी की हैं। कोरोना काल में बाढ़ का हाल देख लीजिए, कोरोना में ही मजदूरों का पैदल चलना देख लीजिए। आपने कहा इन तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नौकरियां तक गंवाई हैं, और वो आपकी दोनों सरकारों के रहते हुए आए। सेंट्रल में भी आप थे, स्टेट में भी आप थे। कुछ चीजों को लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि आप दो लोग मिलकर भी, डबल इंजन की सरकार भी अगर ऐसा नहीं कर पा रही है तो फिर सेंट्रल अपने हिसाब से चले, स्टेट लोग अपने हिसाब से चुने। बिल्कुल गलत। बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, इसीलिए सभी मजदूर भाई बहनों को खाना मिला। 9 महीने से सभी को, कोई भूखा नहीं सो रहा है, सबको खाना मिला है, सबको राशन मिला है और सबको गैस सिलेंडर की सुविधा दी है। देखिए यूपीए द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल जो कि 2013 के अंतिम महीनों में पारित हुआ, केवल उसी के एवज में आपने गरीब आदमी को खाना दिया, नहीं तो आप भूखा मार देते। आपने यूपीए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी फूड सिक्योरिटी बिल, उसके आधार पर ही आपने राशन देने का काम किया है। इनको तो बड़ा काम नहीं किया। जी खेमचंद दोनों रुकिएगा, एक मिनट आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस मामले में। शौकत अली जी, उत्तर प्रदेश का हाल आपकी नजर में कैसा है? जो योगी आदित्यनाथ एक्शन पर एक्शन लेते हैं, उस बीच में आप लोगों की जगह कितनी लग रही है इस उपचुनाव में? शौकत अली जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए मैं पहले भी दोहरा चुका हूं इस चीज को कि जनता का जो भी फैसला होगा हम नहीं। शौकत अली जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई सरकार ने या तो अच्छा काम किया है, बुरा किया है, दोनों में से आप किस तरफ है कि सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा है, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मनमानी चल रही है, कुछ खामियां हैं? मैं देखिए प्रियंका जी, मैं वही चीज दोहराना चाह रहा था। प्रदेश सरकार यदि इतना अच्छा काम कर रही है तो अपने काम गिनाए, किसने रोका उनको, कौन मना कर रहा? प्रदेश की स्थिति आज जनता से छुपी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को, मुझे लगता है आपके चैनलों ने भी लगातार दिखाया है और प्रदेश की जनता देखने का भी काम कर रही है। जिस तरह भ्रष्टाचार, अपराध आज प्रदेश में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में जवाब देने का काम करेगी। कहीं ना कहीं दिखेगा भी आपको, थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। सही से सुन भी नहीं पा रहे हैं, कुछ ब्रेक बीच में आ रहा है आपकी आवाज में, उसको सही करवाते हैं, लेकिन तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर ये मतगणना किस तरफ जा रही है, क्योंकि अभी देर शाम तक वक्त लग सकता है नतीजाएं, लेकिन खबर यह भी है कि कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शायद इसी बारे में डिटेल से जानकारी दे कि कोरोना गाइडलाइंस के बीच में जो ईवीएम की संख्या बढ़ा दी गई थी, उसी हिसाब से मतगणना में काउंटिंग के केंद्र बढ़ाते हुए समय लग सकता है। वक्त छोटे
बिहार चुनाव में मतगणना का दिन और 5 घंटे के बाद लगभग 8 बजे की काउंटिंग शुरू हुई है और 5 घंटे के बाद एनडीए को बढ़त और महागठबंधन दरअसल सैकड़े से थोड़ा सा आगे पीछे नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें एक जरूरी चीज जिसमें जेके 24/7 न्यूज ने 2 से 3 दिन पहले कहा था कि एनडीए दरअसल सरकार बनाएगा, बिहार में वापसी करेगा। सत्ता में वापसी के वो सारी चीजें जो इस समय जेडीयू और बीजेपी के खाते में जाते हुए रुझानों से जाहिर हो रही हैं, उसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जो जेके 24/7 न्यूज ने 2 दिन पहले कह दिया था कि दरअसल एग्जिट पोल के जरिए 120 से 130 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। बीजेपी, जेडीयू, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, किसको लेकर एग्जिट पोल में जेके 24/7 न्यूज ने क्या कहा था जो लगभग एग्जैक्ट पोल साबित हो रहा है, वो देखिए। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त भी नजर आएगी और जेडीयू को नुकसान, ऐसा अनुमान बताया कि बड़ी अपडेट बता रहे हैं एग्जिट पोल से जुड़ी हुई ताजा जानकारी। एनडीए को बढ़त लेकिन जेडीयू को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद, क्योंकि जो अभी आशंका जाहिर की जा रही कि नीतीश कुमार जिस तरह से प्रचार कर रहे थे और चिराग पासवान नीतीश कुमार के पीछे जिस तरह पड़े थे, उसका नुकसान सीधे सीधे जेडीयू को होता हुआ दिख रहा है। एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है लेकिन जेडीयू इस समय नुकसान वाली कैटेगरी में, जहां पर नीतीश कुमार का क्या होगा, अगला कदम इस लिहाज से एनडीए का क्या होगा। एग्जिट पोल से जुड़ी पहली ताजा जानकारी, एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं। हमारे एग्जिट पोल के अंदर एनडीए को 120 से 130, इसका मतलब साफ है कि एनडीए को बढ़त तो है लेकिन दांव पेच चलने भी पड़ सकते हैं। अगर एनडीए 120 सीटों पर अटकती है तो बहुमत से दूर रह सकती है और अगर 130 तक का आंकड़ा वो हासिल करती है, 120 से 130 के बीच में कहीं भी रहती है तो सरकार। और दूसरी चीज ये है, देखिए एनडीए को 120 से 130 सीटों के बीच में मिलने का अनुमान है। यहां समझने वाली बात है बीजेपी को मुनाफा है, यानी कि बीजेपी को यहां पर नफा होगा लेकिन जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस 120 से 130 सीटों के बीच में जेडीयू को नुकसान हो रहा है। इस जेके 24/7 न्यूज हमारे एग्जिट पोल में अगर हम देखें एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 122 का है। बहुमत का आंकड़ा तो नहीं मिल पाया है लेकिन अभी भी 120 से 130 सीटें जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल पर नजर आ रही है। एनडीए को बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल जिसमें हमने दिखाया महागठबंधन में बहुमत से दूर रहते हुए टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल हमने दिखाया था एग्जिट पोल में कि आरजेडी को घाटा होगा और इसी बीच में महागठबंधन को लेकर बहुमत से दूर रहने की बात वाला एग्जिट पोल का वो वीडियो भी आप देखिए। को लेकर क्या कह रहा है जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल, जरा देखिए। इस वक्त महागठबंधन को एग्जिट पोल बहुमत से कोसों दूर बता रहा है, काफी दूर है। एग्जिट पोल में आरजेडी को काफी घाटा नजर आ रहा है। जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल, बहुमत करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है महागठबंधन को। दरअसल देखिए, जरा समझिए, महागठबंधन को 84 से 95 सीटों पर ही होना पड़ सकता है संतुष्ट। जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल ये कह रहा है बहुमत से बहुत दूर, और अगर वाकई में बहुमत के करीब जाना है तो कोई ऐसा कार्ड, ऐसा समीकरण बैठाना होगा नतीजों के आने के साथ साथ कि ये पलड़ा और भारी हो। लेकिन पिछली बार के मुकाबले बड़ा झटका आप इसे मानकर चलिए, क्योंकि जब एक एक पार्टी की बात आएगी तब ये पता चलेगा कि किस पार्टी की वजह से एनडीए को, महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। महागठबंधन में हाल ये है कि ये बहुमत से बहुत दूर नजर आ रहा है। ये किसकी वजह से है? क्या कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं? क्या आरजेडी की मेहनत के बाद भी उसे उतना वोट नहीं मिला, मतदाता उतना प्रभावित नहीं हुआ? कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से महागठबंधन कमजोर हुआ है? 7 नवंबर की तस्वीर है लेकिन इस पर मोहर लगती नजर आ रही है कि एनडीए जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी चुनावों के दौरान, उसमें कुछ हद तक गिरावट दिख रही थी उस वोट में, और उन बातों के जरिए भी पता चल रहा था कि शायद एनडीए की वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन जब लोगों से, मतदाताओं से हमने बात की जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, तब संकेत ये मिला कि मुद्दे बहुत रहे, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन भरोसा एनडीए पर ही लोगों का दिखा। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आज जो तस्वीर बन रही है उस पर कितना भरोसा,
किया जा सकता है, और क्योंकि बदलने की उम्मीद है बहुत ज्यादा इस तस्वीर में, ये संदेह है कि देर शाम होते होते, जो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अभी तक 20% वोटों की काउंटिंग हुई है, अब आगे तस्वीर क्या होगी इसी पर हम बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं अमिताभ भूषण जी, अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है, सचिन रावत जी जल्दी से बताइएगा, गुजरात में कुछ अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, बिहार में मझधार में अटके हुए हैं, क्या क्या चीजें आपको लग रहा है कि फेवर में जा सकती हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? सचिन रावत जी। देखिए प्रियंका जी, मैं कहना चाहूंगा का जो जनमत होता है कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार। देखिए प्रियंका जी, मैं कहना चाहता हूं कि जनता का जो जनादेश होता है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है जी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में संविधान को ताक पर करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई और आज दोबारा फिर चुनाव हो रहा है, और बिहार में जिस तरह से अभी कई चरणों का और कई सीटों का मतदान जो है जो मतगणना हो रही है वो बची हुई है, निश्चित तौर पे बिहार में हम लोग अच्छा करेंगे। जहां तक मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ जो चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, वो सत्ता के सह पे होते हैं, सत्ता के संरक्षण में होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या गुजरात में चुनाव हो या कर्नाटका में जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं या तेलंगाना में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सत्ता में है, लेकिन हम लोग वहां पर भी अच्छा ग्रूम कर रहे हैं और वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं इस बात से डिनाई नहीं करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ कमियां अगर रही होंगी तो हम उसको स्वीकार करके। ठीक है, एक बड़ी अपडेट है आपके पास लौटेंगे सचिन रावत जी। एनडीए को बढ़त, लेकिन पार्टियों के मुताबिक एक बड़ा अंतर इसमें दिख रहा है। बीजेपी अगर अलग अलग पार्टी के तौर पर देखें तो बीजेपी 72 सीटों पर दिख रही है। सीएम पद के लिए झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सीएम पद के लिए आपसी कलह सामने आ सकती है, बड़ा अंतर है। एनडीए को बढ़त है, लेकिन पार्टियों को अगर अलग अलग देखें तो बीजेपी 72 सीटों पर, जेडीयू 48 पर आगे है। यानी जो डिफरेंस है दोनों पार्टियों के बीच का, वो यहां नए सियासी झगड़े को जन्म दे सकता है। नीतीश कुमार के चेहरे पर यकीनन लोगों ने विश्वास नहीं जाहिर किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी इस समय बहुत अच्छी सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन जिस चेहरे की हम बात करें नीतीश कुमार, उनकी अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। यही जेडीयू पिछली बार जब चुनाव में थी तो 71 सीटें लेकर आई थी और बीजेपी 53 सीटें, लेकिन इस बार ठीक उल्टा हो रहा है। 50 तक भी जेडीयू नहीं पहुंच पा रही है। इसको लेकर आपसी खींचतान भी हो सकती है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी अपना सीएम पद का चेहरा आगे करने की कोशिश की जाए। नीतीश कुमार के भरोसे उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगा गया, लेकिन अगर सरकार बनने की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है किसी तरह की नाराजगी आपस में हो तो नीतीश कुमार से भी कन्नी काटी जा सकती है। खेमचंद शर्मा जी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। नीतीश जी के नाम पर तो पूरा चुनाव आपने लड़ा, अब जो भी आए नीतीश जी के सर पर ही ठीकरा फोड़ेंगे ना हार और जीत का। बिल्कुल सही प्रश्न है। काम किया है और जनता का हमें साथ मिला है। आपने देखा किस तरीके से माननीय मोदी जी की रैली में जनता का जल सैलाब आ रहा था और जनता का समर्थन मिल रहा था। हमें पूर्ण विश्वास है हम सरकार बनाएंगे, साथ में मिलकर। नहीं, अगर जेडीयू 50 सीटें भी नहीं लाती है, 40 सीटें लाती है और आप लोग 80 लाते हैं, तब भी नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री? मेरे को ऐसा लगता है तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, अब्दुल बासित जी जल्दी से बताइए क्या ऑब्जेक्शन है इस पर आपको? ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। देखिए, देश में जहां जहां एक बाली और सुग्रीव वाला पोर्शन है कि जिस प्रकार सुग्रीव जब लड़ने जाते थे तो बाली उनकी मतलब बाली के पास एक ऐसी ताकत थी कि आधी ताकत खुद लेता। सेम इसी प्रकार जहां जहां भी मतलब हमारे प्रधानमंत्री माननीय ने जहां स्टेट शेयर के नीचे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो और जहां भी मतलब जम्मू कश्मीर हो, जिसके साथ स्टेट शेयर कर ली वो वहां का मुख्यमंत्री आज तक रहा नहीं। आज वो दोबारा से ऐसा सिचुएशन बनने जा रही है। इन्होंने इसको चिराग पासवान को हवा इसलिए दी थी कि भाई इसको जेडीयू केंद्र सरकार पता है कि बिहार से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से जेडीयू के नेता सभी से सवाल लेंगे। नहीं बढ़ाना चाहते थे तो इन्होंने चाल चली। बिल्कुल, अमिताभ भूषण जी आपसे भी सवाल लेंगे छोटे से